गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो हमें एक ऐसी घटना या ऐसी खबर देखने को मिल रही है जो एक ऑनेस्ट इंसान को बहुत ही चिंता में डाल देती है। दोस्तों, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आपके सामने एक दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, जस्टिस यशवंत वर्मा। अब हुआ क्या कि इनका घर जो था, जस्टिस यशवंत वर्मा, उनमें थोड़े दिन पहले एक आग की घटना देखने को मिलती है। देयर वाज अ फायर इंसिडेंट एंड मौके के ऊपर फिर जो फायर डिपार्टमेंट है, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, वो इनके घर के ऊपर आग बुझाने के लिए आती हैं। और होता क्या है कि आग चलो बुझ जाती है, 15-20 मिनट लगते हैं, बट पूरी पूरी आग बुझ जाती है। एंड जब भी किसी जगह आग लगती है ना, तो एक प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर में क्या किया जाता है, उसमें देखा जाता है कि यार क्या चीज़ें आग में जलकर राख हो गई, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो बच गई, जिनको आग नहीं लग पाई, राइट। तो वो सब चीज़ें एक रिपोर्ट से बनती है उसके रिगार्डिंग। अब जब ये रिपोर्ट बनी ना, तो रिपोर्ट में पता क्या बन के आया कि काफ़ी सारी चीज़ें जल गई, बट इनके घर में जो 15 करोड़ कैश पड़ा हुआ था, वो बच गया। ऑलमोस्ट जलते जलते वो बच गया। आप अमाउंट समझ पा रहे हो कितना अमाउंट है ये? 15 करोड़ कैश एक दिल्ली हाई कोर्ट जज के घर पे मिलना, ये काफी ज्यादा क्वेश्चन मार्क रेज करता है कि कहाँ से आया इतना ज्यादा पैसा। देखो, हमारे, आप जानते होंगे, अलग अलग जो पॉलिटिशियंस हैं उनके ऊपर अक्सर आरोप उठते रहते हैं करप्शन के। हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर भी इस तरह के करप्शन के आरोप लगना एक तरह से हमारे जस्टिस सिस्टम के ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क यहाँ पे रेज करता है कि कुछ ऐसा तो नहीं कि एक इंसान जो न्याय मांगने के लिए कोर्ट के दरवाजे पे जाता है एंड वहां पर अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो ये सब क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पे उठते हैं। अब ये मुद्दा फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी जाता है एंड सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियम सिस्टम है वहां पर भी जाता है। वो डिसाइड पता क्या करते हैं, उनके द्वारा डिसाइड ये करते हैं कि इनको दिल्ली हाई कोर्ट से हम ट्रांसफर कर रहे हैं। कहाँ? इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब आपके दिमाग में आएगा कि यार यहाँ पर तो करप्शन के एक तरह से चार्जेस समझ आ रहे हैं, ठीक है, पर है या नहीं है वो तो चलो बाद में पता लगेगा। उसके लिए चलो रिव्यू किया जा रहा है इस इंसिडेंट को। यहाँ पर एक इस इंसिडेंट के अंदर इंटरनल इंक्वायरी है, पर क्या सिर्फ एक तरह से ट्रांसफर कर देना ये काफी है यहाँ पे? अब यहाँ पर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो बार एसोसिएशन है ना, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया इस चीज के लिए कि हम इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई कूड़ेदान नहीं है कि जो फालतू के जजेस हैं या जो खराब काम कर रहे हैं उनको यहाँ पे भेज दो इस कूड़ेदान के अंदर। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्डेड मैसेज आपका इलाहाबाद जो बार एसोसिएशन है ना, उनके द्वारा यहाँ पे दिया गया है। तो पॉइंट इन दी एंड देखो वही निकल के आता है कि हम भारत के जो लोग हैं, हम अपना टैक्स भी अच्छे से पे करते हैं, सब कुछ अच्छे से मतलब करते हैं, यही उम्मीद के अंदर कि हमारे साथ जो न्याय है, जस्टिस है, वो प्रॉपरली होगा, हमें प्रॉपर सर्विसेज मिलेंगी। पर अगर ये चीजें नहीं मिलती है ना, और हमारा ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर ब्रेक होता है, वो अपने आप में इस देश की डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि एक पिलर अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा डेमोक्रेसी का, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी क्वेश्चन मार्क में आ जाती है। तो उम्मीद यही है देखो कि ऐसे घटनाएं और नहीं होंगी, राइट। एंड जो लोगों का विश्वास है जस्टिस सिस्टम के अंदर, वो बना रहेगा। दोस्तों, डेट है आज की 22 मार्च 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारा जो पीडब्ल्यू ओनली एस है अब आपके शहर जयपुर में भी आ चुका है, ठीक है। तो 24 मार्च को सुबह 10 बजे आप यहाँ पे सेमिनार एंड साथ साथ जो सेंटर लॉन्च इवेंट है वो यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, जो सारी जो डिटेल्स हैं वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी हैं, वहां पर जाकर आप लिंक पे क्लिक करके अपने आप को यहाँ पे इस सेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हो। तो मिलेंगे 24 मार्च को। स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ। इंडिया रैंक्स 118th इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। दोस्तों, हर साल ना 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अब उसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर उन्हीं दिनों में यहाँ पे रिपोर्ट निकल जाती है, दैट इज वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। अब ये जो रिपोर्ट है ना, ये निकाली जाती है बाय डिफरेंट एंटिटीज, जिसमें आप नोटिस कर पाओगे कि जो सर्वे का काम है वो गैलप सर्विस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड जो ये रिपोर्ट एनुअली रिलीज की जाती है, इट इज बाय यूएनएसडीएसएन। ये नाम आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। इनके अलावा और भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वेलबींग रिसर्च सेंटर हो गया यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का, ठीक है, इन पार्टनरशिप विद गैलप। ये पता होने चाहिए आपको। पहली बार 2012 के अंदर इसको पब्लिश किया गया था एंड ये 6 पैरामीटर्स यहाँ पे नोटिस करती है। 6 फैक्टर्स आप कह सकते हो। पहला है उस देश की जीडीपी पर कैपिटा कितनी है। जीडीपी जितनी ज्यादा होगी ना, जीडीपी पर पर्सन की बात हो रही है यहाँ, ओवरऑल जीडीपी नहीं बात कर रहे, पर कैपिटा की बात हो रही है। तो उससे पता लगता है कि लोग कितने खुशहाल है वहां पे, है ना। एट द सेम टाइम सोशल सपोर्ट, कोई इंसान बीमार हो जाता है तो कितना कम्युनिटी का सेंस, मतलब सेंस ऑफ कम्युनिटी है, कितने लोग मदद करते हैं उसकी, ट्रस्ट कितना है, हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है या नहीं। एट द सेम टाइम एक इंसान को अपनी जिंदगी में अपने चॉइसेस लेने की आजादी है या नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप
कौन सा कोर्स में इनरोल करोगे, आप किससे शादी करोगे, आप अपने लाइफ के करियर डिसीजन अपने खुद से कर सकते हो या नहीं कर सकते, वो भी एक तरह से खुशहाली का पैरामीटर यहाँ पे देखा जाता है। इसके साथ साथ जनरॉसिटी, जो चैरिटेबल एक्टिविटीज होती हैं, एंड लास्टली आपके देश में करप्शन का लोगों के दिमाग में परसेप्शन कैसा है। ये सब अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर चीजें देखी जाती हैं कि कौन सी कंट्री में लोग कितने खुश हैं। अब कुछ लोग इसको क्वेश्चन मार्क भी कर सकते हैं कि यार ये तो बहुत ही अजीब से पैरामीटर्स हैं, ठीक है, तो अपना अपना व्यू पॉइंट है। बट इसके रैंकिंग के हिसाब से आप नोटिस कर पाओगे इंडिया का रैंक इस बार 118th आया है। सर पिछले साल कितना था? इट वाज 126। तो टोटल 147 कंट्रीज में ना भारत का रैंक है 118। थोड़ा खराब ही है, हालांकि पिछले साल से हमने इंप्रूव किया है, पर 2012 में तो हमारा रैंक 144 था, एंड 2022 में हमें सबसे बेस्ट रैंकिंग मिली थी, दैट वाज 94th। तो यानी कि ना इंडिया ने पिछले साल के मुकाबले तो बेहतर किया है, बट अभी भी हमें और काम करने की जरूरत है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। एंड खासकर आप नोटिस कर पाओगे जो क्वेश्चंस उठते हैं ना अक्सर इस रिपोर्ट के ऊपर, वो यही उठते हैं कि यार पाकिस्तान हमसे ज्यादा खुशहाल कैसे हो सकता है। पाकिस्तान का रैंक 109 है, नेपाल का रैंक है 92, ठीक है। इंडिया में तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी है, इंडिया में मतलब पाकिस्तान से तो खुश ही है ना यार एटलीस्ट लोग। तो ये क्वेश्चन मार्क कई बार इस रिपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में उठते रहते हैं। बाकी दुनिया भर की बात करें तो फिनलैंड टॉप के ऊपर है, सेकंड और थर्ड आपका डेनमार्क और आइसलैंड आपको देखने को मिल जाएगा। एंड इस तरह से टॉप 10 हैप्पीएस्ट कंट्रीज आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। सबसे अनहैप्पी कंट्री आपको अफगानिस्तान देखने को मिल जाएगी, लगातार पिछले 4 साल से सबसे अनहैप्पी कंट्री आपको यही देखने को मिलती है। उसके अलावा टॉप 10 के अंदर ना पहली बार ऐसा हुआ है कि कोस्टा रिका और मेक्सिको पहली बार एंटर किए हैं। यूएसए के अंदर भी रैंकिंग गिरी है, उनका लोएस्ट रैंक आ चुका है 24th रैंक। और वहां पे क्या कारण रहा? सोशल आइसोलेशन। मैंने डिस्कस किया था ना, एक पैरामीटर है सोशल सपोर्ट भी, कि सोशल सपोर्ट कैसी है, सेंस ऑफ कम्युनिटी है या नहीं है। तो यूएसए के अंदर ये सोशल सपोर्ट कम होती हुई देखने को मिल रही है, सोशल आइसोलेशन बढ़ रही है, इसीलिए उनका रैंक यहाँ पे नीचे आया है। एंड यूके का रैंक आया है 23rd, उनका भी पिछले 8 साल के अंदर ये लोएस्ट पोजीशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये थी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक, सर्टिफिकेशन फॉर एरी सिल्क के रिगार्डिंग अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है। दोस्तों इंडिया में अगर हम बात करें ना तो अलग अलग तरह की सिल्क प्रोड्यूस करी जाती है। जैसे आपने बहुत ही फेमस मलबरी सिल्क का नाम सुना होगा। मलबरी सिल्क हम मतलब सबसे ज्यादा इंडिया में जो प्रोड्यूस करने वाली सिल्क है वो मलबरी सिल्क ही है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग स्टेट्स में कल्टीवेट करते हैं, बट खासकर कर्नाटका में, बट ओवरऑल इंडिया में मोस्टली आपको यही मलबरी सिल्क आपको कल्टीवेट होती हुई देखने को मिलेगी। उसके अलावा एक तसार सिल्क भी है, ये आपका सेंट्रल इंडिया और झारखंड के अंदर हम इसको प्रोड्यूस करते हैं, ये लंबे समय तक चलती है ये वाली सिल्क। उसके अलावा मूगा सिल्क, ये तो बहुत ही कई बार हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ये असम के इंडिजिनस है। एंड डेफिनेटली इसकी जो एक नेचुरल गोल्डन येलो शीन आपको देखने को मिल जाएगी। तो दुनिया भर में भी मूंगा सिल्क को भी इस तरह से जाना जाता है। अब उसी तरह से एक और सिल्क होती है जिसको हम नाम जानते हैं एरी सिल्क। एरी सिल्क का इसको यहाँ पे वीगन सिल्क भी बोलते हैं, ठीक है। दुनिया की एकमात्र ये वीगन सिल्क है। अब वीगन जैसे आप लोग खाना नहीं खाते, वीगन प्रोडक्ट्स होते हैं, उसी तरह से ये भी वीगन है। इसका मतलब क्या है? देखो ये ना प्योरली नेचुरली बनती है, प्योरली नेचुरली। कैसे? आप इसको अंडरस्टैंड करना, यहाँ पर ना जो मॉथ होता है, आप जानते हो कैसे ये फॉर्मेशन होता है, तो नेचुरली इमर्ज होने दिया जाता है उसको कुकून से, एंड इस वजह से उसकी जिंदगी बच जाती है। यानी कि यहाँ पे ना बिल्कुल भी क्रुएल्टी नहीं हुई यहाँ पर सिल्क के प्रोडक्शन के अंदर, इसीलिए इसको दुनिया की एकमात्र वीगन सिल्क भी कहते हैं। और ये मेजरली आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होती हुई देखने को मिल जाएगी। इसको इको फ्रेंडली, सस्टेनेबल, एथिकली रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से ये क्रुएलिटी फ्री मेथड है, इसीलिए इसको यहाँ पर हम एथिकली रिस्पॉन्सिबल सिल्क भी यहाँ पे हम कहते हैं। ठीक है, ये तो बात हमने सिल्क के बारे में पढ़ ली। अभी क्या हुआ है दोस्तों, हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है ना, उसके अंतर्गत आपको नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, उसने यहाँ पर इकोटेक्स सर्टिफिकेशन मिल गया है जर्मनी से। अब ये क्या है इकोटेक्स सर्टिफिकेशन? ये दुनिया का एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, आपके यार्न, फैब्रिक्स, थ्रेड्स, बटन्स, इन सबको यहाँ पे दिया जाता है। इसका मतलब क्या है ना ये सर्टिफिकेशन मिलने का, कि जो मैं सिल्क की बात कर रहा हूँ, वो सिल्क या वो जो प्रोडक्ट है वो एक तरह से हार्मफुल सब्सटेंस से बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल फ्री ऑफ देम है, एंड इंसान जो है बहुत ही आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली। तो जो एरी सिल्क है ना उसको ये सर्टिफिकेशन इस तरह से मिल गया है। अब सर्टिफिकेशन ऐसे मिल जाता है कि हाँ ये बिल्कुल सेफ है, यहाँ पे कोई हार्मफुल सब्सटेंस नहीं है, तो डेफिनेटली लोगों का भरोसा इसके ऊपर बढ़ता है, एंड अकॉर्डिंगली एक्सपोर्ट वगैरह भी हम यहाँ पे डेफिनेटली फिर कर पाएंगे इसको बहुत आराम से। इसके साथ ही साथ सरकार ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर इस सिल्क के ही होता है, इसको प्रमोट करने के लिए जैसे सेंट्रल सिल्क बोर्ड ने अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं। हमने सेंट्रल मूगा एंड एरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है असम के अंदर, ठीक है। लादोईगढ़ जो है जगह, वहां पर किया गया है ताकि इसके रिगार्डिंग रिसर्च और ट्रेनिंग वगैरह करी जा पाए। साथ ही साथ हम यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं रिसर्च के माध्यम से, एंड उसके साथ ही साथ हमने मूगा एरी सिल्कवर्म सीड ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई है ताकि इनको हम यहाँ पे अवेलेबल करवा पाए लोगों तक,
तो दिस आर द वेरियस इनिशिएटिव्स। इसके साथ ही सिल्क स्मगलर 2 स्कीम भी 2021 से 2026 तक चल रही है, जिसके माध्यम से हम सेरिकल्चर सेक्टर को ही होलिस्टिकली यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। तो ये कुछ बातें थी जो आपको सिल्क के बारे में यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगले टॉपिक पे आते हैं, समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। क्या आप लोगों ने इंक्यूबेशन सुना हुआ है? देखो कई बार पता क्या होता है, बच्चा जब एक छोटा बच्चा होता है, बिल्कुल जब अभी जो न्यू बॉर्न होता है, उसको कई बार ना हम बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर रखते हैं ताकि उसको अच्छे से स्टार्टिंग में डेवलप किया जा पाए। इसी तरह से हमारे दोस्तों स्टार्टअप्स भी होते हैं। स्टार्टअप्स को कई बार ना जरूरत होती है किसकी, सिर्फ थोड़ी हैंड होल्डिंग की, थोड़ी उनको मदद करने की एक तरह की जरूरत होती है। तो वही हमारा समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम यहाँ पे इनको प्रोवाइड करता है। अब आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि सरकार ने पहला कोहोर्ट यहाँ पे लॉन्च किया है इंक्यूबेशन प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स का इन टेलीकॉम एंड आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर, जिसका नाम रखा गया है समर्थ। अब इसमें सपोर्ट दी जाएगी और अभी जो फोकस है वो टेलीकॉम एंड आईसीटी सेक्टर के अंदर है, तो यानी कि 5G 6G एआई IoT इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज होती हैं वो इस प्रोग्राम के लिए वो स्टार्टअप्स यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे। तो इसको लॉन्च किसने किया है? सी डॉट, हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है ना, उसके अंदर आपको ये टेलीकॉम का R&D सेंटर है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, वही सारा यहाँ पे इसके रिगार्डिंग काम कर रहा है। अब इसमें अगर हम बात करें ना, इसमें आप नोटिस करना यहाँ पर टोटल 36 स्टार्टअप्स को चूज किया जाएगा अक्रॉस 2 कोहोर्ट्स, ठीक है। एक कोहोर्ट में 18 स्टार्टअप्स एंड दूसरे में भी 18 स्टार्टअप्स, टोटल आपको 36 कोहोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो 6-6 महीने के लिए उनको यहाँ पे मदद करी जाएगी। कैसे मदद करी जाएगी? देखो आप इस बात को अंडरस्टैंड करो, उनको यहाँ पर ना हम एक तो है कि उनको एक्सपर्ट मेंटरशिप दी जाएगी, ठीक है, प्रॉपर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा और हाइब्रिड मोड में होगा, ठीक है। एंड साथ ही साथ ना उनको अगर इन्वेस्टर्स या इंडस्ट्री लीडर्स के साथ इंटरेक्ट करना है, ठीक है, उनको पैसे चाहिए, तो वो सब भी हम यहाँ पे कनेक्ट करवाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। इसके साथ ही साथ उनको ग्रांट भी मिलेगी, जो आपके स्टार्टअप सेलेक्ट होंगे उनको 5 लाख रुपए तक की यहाँ पे उनको ग्रांट मिलेगी। उनको ऑफिस स्पेस मिलेगा सी डॉट कैंपस के ऊपर ताकि वहां से वो काम कर पाए। मेंटरशिप हो गया, लैब फैसिलिटीज हो गया, तो सारी उनको यहाँ पे मदद करने यहाँ पे कोशिश करी जा रही है। प्लस एट द सेम टाइम, ठीक है, इनको यहाँ पर DPIIT, ठीक है, जो रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे समर्थ के साथ अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आपका स्टार्टअप रिकॉग्नाइज है DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, यहाँ पर तो आप एलिजिबल हो इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव्स के लिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली अगर आपको डेफिनेटली आप अच्छा काम करते हो तो आगे जाके आपको और अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पे दी जाएंगी। तो यही है कि हम स्टार्टअप्स को एक तरह से हैंड होल्डिंग, मेंटरशिप और इन्वेस्टर्स का एक्सेस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं अलॉन्ग विद ग्रांट्स। ये हमारा फोकस है समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम का। आगे आते हैं। आगे ना दरअसल में हमें 2 इनिशिएटिव सरकारी स्कीम्स डिस्कस करनी है। पहली जो है उसमें वो है रिवाइज्ड राष्ट्रीय गोकुल मिशन। देखो एक्चुअल में ना राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है ये तो सरकार ने 2014 में ही लॉन्च कर दिया था, बट अभी उसका एक रिवाइज्ड फॉर्मेट हमने यहाँ पे किया। इसमें कुछ नए चेंजेस, कुछ नए एडिशंस किए हैं। पहले तो समझ लेते हैं कि पुराना क्या चल रहा था एंड नया क्या है, फिर मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में। इसको दरअसल में 2014 में लॉन्च किया गया था ताकि हम इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड्स है ना उनको डेवलप एंड उनको कंजर्व कर पाए। देखो 2 फोकस हैं सिंपली अगर मैं बताऊं तो हमारा जो इंडिजिनियस, हमारा जो देसी वाले जो बोवाइन ब्रीड्स हैं उनको एक तो प्रिजर्व करना है, दूसरा उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उनको इनहेंस करना है ताकि दूध की प्रोडक्शन हम यहाँ पे ज्यादा कर पाए। ये फोकस है यहाँ पे राष्ट्रीय गोकुल मिशन का। अब आप बोलोगे सर कर तो देंगे पर कैसे करेंगे? देखो इसके लिए अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है, ये एक फर्टिलिटी ट्रीटमेंट होता है जिसके माध्यम से जो स्पर्म होता है वो डायरेक्टली प्लेस किया जाता है, जिससे फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड उनकी एफिशिएंसी भी हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से हमने अलग अलग सीमन स्टेशन भी यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं देश भर के अंदर, जिसके माध्यम से हम जो गुड क्वालिटी सीमन है वो प्रोड्यूस करें एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम उसके माध्यम से जो फर्टिलाइजेशन है, जो ब्रीडिंग का है वो अच्छी कर पाएं एंड अकॉर्डिंगली उसके माध्यम से हमारे पास हाई जेनेटिक मेरिट बुल्स हम यहाँ पे उसका प्रोपगेशन हम करवा पाएं। तो पॉइंट यही है कि दूध की एक तो मतलब हमें दूध ज्यादा प्रोड्यूस करना है ना, मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, बोवाइंस की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है एंड इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड्स को हमें कंजर्व करना है। इसके लिए सब काम किए गए। किसने किया है? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है। तो ये सब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो गया, इंडिजिनस कैटल एंड बफेलो रेयरिंग प्रमोट किया हमने, तो ये सब काम किए गए अंतर्गत राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ठीक है। अब जो रिवाइज्ड राष्ट्रीय गोकुल मिशन है ना, उसमें हमने पता क्या किया है, 1000 करोड़ की जो फंडिंग है वो बढ़ा दी गई है, तो टोटल एलोकेशन 3400 करोड़ का हो चुका है। एंड साथ साथ आप ध्यान में रखिएगा यहाँ पर 2 नए इनिशिएटिव्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं, इसलिए इसको रिवाइज्ड राष्ट्रीय गोकुल मिशन कहा जा रहा है। दरअसल में ना आप एक नाम समझिए यहाँ पे, हाइफर, HEIFER। अब ये हाइफर क्या होता है? देखो जब ना एक किसी
हाइफर मतलब एक यंग फीमेल बोवाइन को बोलते हैं, ठीक है, जिसने अभी तक किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए एक यंग फीमेल बोवाइन है जिसने अभी तक एक बच्चे को जन्म नहीं दिया, एक काफ को जन्म नहीं दिया, उसको हाइफर बोलते हैं। अगर जन्म ये दे देती है तो आगे जाके इसको हम काऊ बोल देते हैं, गाय बोल देते हैं। तो पहले इसको क्या बोलते हैं, हाइफर काफ, ठीक है। तो हमने क्या कोशिश कर रहे हैं, हम हाइफर रेयरिंग सेंटर्स यहाँ पे हम एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो टोटल यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे, तो इस तरह की हम 30 फैसिलिटीज यहाँ पे बनाना चाहते हैं विद अ टोटल ऑफ 15,000 हाइफर्स, ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारे किसान इन गायों के खरीदेंगे, जो आईवीएफ हाई जेनेटिक मेरिट आईवीएफ हाइफर्स को खरीदेंगे, जिनको इस तरह से डेवलप किया गया है, वहां पर क्या होगा, वहां पर फार्मर्स को 3% तक की इंटरेस्ट सब्सिडी लोन्स के ऊपर मिलेगी। यानी कि ना सिंपल पॉइंट ये है कि हम सेंटर्स के अंदर अच्छी क्वालिटी की यंग फीमेल कैटल हाइफर्स को रेयर करेंगे, उनको रेस किया जाएगा, उनकी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखा जाएगा ताकि वो आगे जाके प्रोडक्टिव काउस बन पाए। ये सेंटर का काम होगा एंड फिर किसान जो इनको खरीदेंगे, इन काउस को, मतलब इन हाइफर्स को, एंड अकॉर्डिंगली वो आगे जाके उनको यहाँ पे लोन जो लेंगे उसके ऊपर उनको 3% की सब्सिडी मिलेगी। तो ये हम प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज करने की यहाँ पे कोशिश है इस रिसर्च के माध्यम से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिवाइज्ड राष्ट्रीय गोकुल मिशन। दूसरा जो मुद्दा है यहाँ पे वो है आपका रिवाइज्ड नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट। अब इसको भी यहाँ पे सरकार ने अप्रूवल दे दिया है। तो इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है। दोस्तों ये भी थोड़ा दूध के साथ ही लिंक्ड है एंड आप जानते होंगे दूध के रिगार्डिंग हमने बहुत सारे काम किए हैं पास्ट के अंदर। जैसे आप लोगों ने सुना होगा वाइट रेवोल्यूशन के बारे में, आप लोगों ने ऑपरेशन फ्लड के बारे में सुना होगा, राइट। तो थोड़ा इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये क्या है नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि सारा का सारा पैसा सरकार के द्वारा दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि देश में हम डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर को और मॉडर्नाइज और एक्सपेंड कर पाएं। तो इसका भी बजट यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे, 1,000 करोड़ का एडिशनल आउटले यहाँ पे दिया गया है। इसकी भी नोडल मिनिस्ट्री वही है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। एंड इसके फीचर्स पता क्या है, यहाँ पे अंडरस्टैंड करना, पहला है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। हम चाहते हैं कि मिल्क प्रोक्योरमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो, है ना, मार्केट एक्सेस मिले किसानों को, एंड रूरल डेवलपमेंट के अंदर ये अच्छे से काम कर पाए। देखो एक्चुअल में ना ये कंपोनेंट्स भी इसके आपको समझ रहे होंगे, एंड उस कंपोनेंट्स को खासकर अगर मैं कंपोनेंट बी की बात करूँ ना, वो बात करता है कोऑपरेटिव्स के माध्यम से। आप लोगों ने जैसे अमूल सुना होगा ना, अमूल, अमूल क्या है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये भी एक तरह का कोऑपरेटिव ही है। अगर आपको याद है, अगर आपने इन इकोनॉमी के अंदर अपना पढ़ा हुआ होगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी के एफर्ट्स के बारे में, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने किसानों को इकट्ठा किया, उनकी बार्गेनिंग पावर को इंक्रीज किया, कोऑपरेटिव्स के अंदर फॉर्मेशन किया, जिसके माध्यम से किसान को अपनी अपनी प्रोड्यूस के कॉरस्पॉन्डिंग अच्छा खासा उनका प्राइस रियलाइजेशन हो पाए। तो हम वो भी इंक्रीज कर रहे हैं कंपोनेंट बी डेयरिंग थ्रू कोऑपरेटिव्स के माध्यम से, जहां पर हमें जापान की सरकार और जो जीका है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, वो यहाँ पे मदद कर रही है डेयरी डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। तो कोऑपरेटिव्स के माध्यम से हम इन चीज़ों को प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, उनको बेहतर बनाना चाह रहे हैं। तो 9 स्टेट्स फिलहाल हमने यहाँ पे चुने हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरा या जो पहला कंपोनेंट है कंपोनेंट ए, वहां पर हम डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बेहतर बना रहे हैं एंड देश भर में हम इस तरह से 10,000 नई डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बनाएंगे। अलग अलग खासकर फोकस जो होगा वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स, हिल रीजन्स और यूनियन टेरिटरीज के ऊपर होगा। और इसमें हम 2 मिल्क प्रोड्यूसर कंपनीज को भी बनाएंगे प्रॉपर ग्रांट्स के साथ, एंड टेस्टिंग वगैरह का सिस्टम भी हम यहाँ पे इंप्रूव करेंगे। तो ये कोशिश है डेयरी डेवलपमेंट के अंतर्गत हम और चीज़ें बेहतर करें। सो दिस इज योर रिवाइज नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट। आई होप ये जो टॉपिक्स है सारे आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। बाकी दोस्तों बात करें अगर आज के, अगर हम प्लेस इन न्यूज़ की, तो आपको ये ना चिचन्या रीजन यह है, या जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस कर रहे हो, ये रीजन आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे अच्छे से इसको पढ़ के कि वेयर एग्जैक्टली इज दिस रीजन फाउंड। बाकी साथ ही साथ कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था शागोस आर्किपेलागो के बारे में दिया था। देखो शागोस आर्किपेलागो आपको इंडियन ओशन में आपको देखने को मिल जाएंगे, एंड इसी शागोस आर्किपेलागो के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको आइलैंड देखने को मिलता है जिसका नाम है डियागो गार्शिया। ये डागो गार्शिया भी पता होना चाहिए और आपको शागोस आर्किपेलागो भी पता होने चाहिए। देखो पिछले साल न्यूज में इसलिए रहे क्योंकि यूके ना जो आपके शागोस आर्किपेलागो है, इसकी जो सॉवरेनिटी है वो रिस्टोर करवाएगा टू मॉरिशियस, ठीक है। तो मॉरिशियस के पास ये हो जाएंगे, बट ध्यान में रखना है कि जो डियागो गार्शिया है ना, वो अभी भी यूके के कंट्रोल में रहेगा। अब यूके भी कह सकते हो, या फिर एक्चुअली ना यूके ने ये यूएसए को दे रखा है, तो यूएसए का भी आपको मिलिट्री बेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा डियागो गार्शिया के ऊपर। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर द आइलैंड ग्रुप्स इन द इंडियन ओशन रीजन जो आपको पता होना चाहिए। बाकी ये मुद्दा किसके बीच में रहा है हमेशा लंबे टाइम से, यूके और मॉरिशस के बीच में बहुत लंबे टाइम से ये मुद्दा रहा है। आई होप ये आप समझ गए होंगे इसके क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों बात करें अगर हम ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप बताइएगा इनमें से कौन सा सही है एंड कौन सा गलत है। फिर जो कल हमने आपको होमवर्क दिया था उनका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। एक था सीसीआई, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया,
ये मिनिस्ट्री ऑफ कौन सी अफेयर्स है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स नहीं है, दिस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आता है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। वुलार लेक की बात करें तो ये आपके कश्मीर के अंदर है, ना कि केरला के अंदर, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट होगा। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, व्हाइट हाइड्रोजन, तो ये नेचुरली अकरिंग गैस है, अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है, बिल्कुल ठीक बात है। एक्साइज वरुणा की बात करें तो इंडिया और नेपाल नहीं बल्कि इंडिया और फ्रांस के बीच में इसको स्टार्ट किया गया था, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।